ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब बेटा बहुत मजा आने वाला है। इसके पहले शायद आपने ऐसे स्लम सेल, ट्रांसफर बिटवीन फर्म एंड पार्टनर या यूलिप के बारे में नहीं पढ़ा होगा। अपन बहुत अलग तरीके से पढ़ते हैं इसको, और बहुत ही इजी तरीके से पढ़ते हैं। काफ़ी इजी बनाया अपन ने इसको, ताकि आपको बने, आपको याद रहे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। तो अगर सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमैट फॉर्म है, अगर सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में हेल्ड किया अपन ने, तो सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं? मान लो आपने अप्रैल 2012 को लिए 1000 शेयर्स, ठीक है, फिर 2018 में 500 शेयर्स लिए, फिर 21 में 800 शेयर्स लिए, ठीक है। अब इसमें से आपने 1800 शेयर्स बेच दिए, तो 1800 शेयर्स में अपन कॉस्ट कैसे लेंगे सर? कॉस्ट कहाँ से लेंगे? तो किसके लेंगे? तो अपन क्या करते हैं, फीफो मेथड, मतलब 1000 इसमें से गए हैं, 500 इसमें से गए हैं, और 300 इसमें से गए हैं, ऐसे मानते हैं अपन। ठीक है, फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वी टेक फीफो मेथड। जो फर्स्ट इन आया फर्स्ट आउट जाएगा, जो फर्स्ट इन आया फर्स्ट आउट जाएगा। ठीक है, ये हम देखते हैं इसमें। ओके, अब बेटा अपन स्टार्ट करते हैं स्लम सेल। अब स्लम सेल दुनिया का सबसे इजी और सबसे बढ़िया टॉपिक है, और आपको ना एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके, क्योंकि ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स होता है। ठीक है, आपको May 22 पेपर में इसको पूछा हुआ था MCQs में। ठीक है, तो इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ये कभी भी पूछ सकता है, फेंक के देगा एग्जामिनर आपको। ठीक है, और स्लम सेल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्लम सेल सेक्शन 50B। स्लम सेल मतलब होता क्या है सर? पूरी सेल ऑफ अंडरटेकिंग यूनिट डिवीजन फॉर लमसम कंसिडरेशन। इफ यूनिट अंडरटेकिंग इज हेल्ड फॉर मोर देन 3 years, तो लॉन्ग टर्म होता है कैपिटल गेन राइज, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो स्लम सेल में क्या होता है सर? पूरी यूनिट का सेल हो जाता है। ये देखो मेरी यूनिट है, ठीक है, इसमें ये एसेट है, इसमें ये एसेट भी है, ठीक है, और इसमें ये एसेट है। ठीक है, क्या मैं इंडिविजुअल एसेट्स को वैल्यू असाइन करने वाला हूँ? नहीं, मैं पूरी यूनिट सेल करने वाला हूँ, मैं पूरी यूनिट सेल करने वाला हूँ। इसमें जो एसेट्स है ना, इसके अंदर इसको इंडिविजुअल वैल्यू असाइन नहीं करने वाला हूँ मैं किसी भी चीज़ को। ये पूरी यूनिट लूंगा मैं, उठाऊंगा और बेच दूंगा। ठीक है, ये मेरी पूरी यूनिट बेच दूंगा मैं। राइट, ओके, राइट। देखो, अब अगर यूनिट और अंडरटेकिंग इज हेल्ड फॉर मोर देन 3 years, अगर 3 years से होल्ड किया अपन ने तो लॉन्ग टर्म होगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म होगा। पर इससे कोई मतलब हमको नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, इंडेक्सेशन तो नहीं मिलता, इंडेक्सेशन नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है, ओके सर। सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या रहता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या रहता है सर? ये रहता है सर FMV1 और FMV2 विचएवर इज हायर। यही नया पार्ट आया है, क्योंकि पहले हमको पता था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब तो होता है नेट वर्थ ऑफ यूनिट ट्रांसफर, ये तो हमको समझता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेट वर्थ ऑफ यूनिट ट्रांसफर होता है। बट सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है? FMV1 और FMV2 विचएवर इज हायर, FMV1 और FMV2 विचएवर इज हायर। राइट, राइट। तो बेटा चलो देखते हैं इसको। अब ना ये FMV1 और FMV2 क्या चीज़ है सर? ये ना समझती नहीं सर हमको, ये समझती नहीं, निकलती नहीं हमसे। ठीक है, ये बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इसमें। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले अपन FMV1 की बात करते हैं। FMV1 क्या है? FMV1 इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस L। आप बोलोगे सर ये क्या ईजी है, A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस L, हम तो परेशान हो जाएंगे इससे। नहीं नहीं नहीं, वेरी इजी, वेरी इजी। क्या है ये? देखो, ए होता है बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स एक्सेप्ट सम एसेट्स। कौन से? ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इनको छोड़ के बाकी ए में सारे एसेट्स हैं। तो ए में क्या करते हैं अपन, समझना, यहाँ लिख के रखे अपन ने, सुनो यहाँ पढ़ो। सर जो एसेट्स की वैल्यू नहीं बढ़ती, जो एसेट्स की वैल्यू नहीं बढ़ती, उनकी हम क्या लेते हैं? बुक वैल्यू। जिन एसेट्स की वैल्यू नहीं बढ़ती ना, उनकी हम लेते हैं बुक वैल्यू, उनकी हम लेते हैं बुक वैल्यू। और सर जो एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, जो एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, उसकी हम क्या लेते हैं? FMV SDV OMV। उसकी हम क्या लेते हैं? FMV SDV OMV। ठीक है, फिर से बोलूं, सर जो एसेट्स की वैल्यू नहीं बढ़ती ना, जो एसेट्स की वैल्यू नहीं बढ़ती, उनकी हम लेते हैं बुक वैल्यू, और जो एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, उनकी हम क्या लेते हैं? FMV SDV OMV। FMV SDV OMV। लाइबिलिटीज क्या लेते हैं सर? बुक वैल्यू। सेम एज एग्जिट टैक्स, जैसे एग्जिट टैक्स में लेते हैं वैसे ही लेते हैं। ठीक है, ओके सर, मतलब जो एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ती ऑब्वियसली, उसकी हम लेंगे बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स।
जिनकी वैल्यू नहीं बढ़ती, पता है हमको बढ़ेगी नहीं वैल्यू, तो बुक वैल्यू ले लो। ठीक है, इसमें से माइनस करते हैं अपन टीडीएस, एडवांस टैक्स, लेस रिफंड। कोई टीडीएस, एडवांस टैक्स, टीसीएस वगैरह है तो माइनस करते हैं लेस रिफंड, रिफंड माइनस नहीं करते हैं। टीडीएस लेस रिफंड का अमाउंट जो आता है वो माइनस करते हैं। ठीक है, और अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट होता है ना डिफर्ड एक्सपेंडिचर का, वो माइनस करते हैं बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट में से। ठीक है, ओके सर, पर इन एसेट्स की बुक वैल्यू नहीं लेते अपन, क्योंकि देखो आप ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क की बुक वैल्यू मत लो, बढ़ती है इसकी वैल्यू। शेयर सिक्योरिटीज की वैल्यू बढ़ती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ती है, तो इनकी ना वैल्यू मत लो बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू लेंगे, बात करते हैं। सर ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क की हम लेंगे ओपन मार्केट वैल्यू, कितने में बिक सकता है ये। शेयर सिक्योरिटीज की लेंगे एफएमवी, राइट नाउ करेक्ट फेयर मार्केट वैल्यू क्या है इसकी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू लेंगे अपन एसडीवी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, ये क्या आ गया अपना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गया। ठीक है, ये आ गया अपना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब हमको करना है माइनस एल, अब हमको करना है माइनस एल। तो सर माइनस एल में क्या होता है सर, लाइबिलिटीज होती है। बुक वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज शैल बी टेकन एक्सक्लूडिंग, बुक वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज शैल बी टेकन एक्सक्लूडिंग। सब लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू लेते हैं अपन, सब लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू लेते हैं, कुछ छोड़ के। क्या क्या, एनी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, एनी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, कोई प्रोविजन होता है तो छोड़ देते हैं। इनकम टैक्स देखो यहाँ से भी हटाना है हमको, यहाँ एसेट में से भी हटाना है। अपन से एफएम वन निकाल रहे हैं, अभी ध्यान रखना, अपन क्या निकाल रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस डी माइनस एल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी टैक्स माइनस कर दो, और यहाँ भी कोई प्रोविजन है टैक्स का वो माइनस कर दो। ठीक है, पेड अप कैपिटल, रिजर्व सरप्लस माइनस कर दो, लाइबिलिटी नहीं होता। पेड अप कैपिटल और रिजर्व सरप्लस लाइबिलिटी नहीं होता, माइनस कर दो। ठीक है सर, कंटिजेंट लाइबिलिटी, अनसर्टेन लाइबिलिटी, ये भी माइनस नहीं होती, ये भी लाइबिलिटी नहीं होता, माइनस कर दो। कंटिजेंट और अनसर्टेन माइनस कर दो। ठीक है, और ऐसा प्रोविजन फॉर डिविडेंड विच वॉज नॉट डिक्लेयर्ड बिफोर डेट ऑफ ट्रांसफर, जो डिक्लेयर नहीं हुआ था डेट ऑफ ट्रांसफर के पहले, मतलब जो डिक्लेयर हुआ है डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद, मतलब वो हमारी लाइबिलिटी नहीं है। ऐसा डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ है डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद, स्लम सेल के बाद डिक्लेयर हुआ है, तो क्या वो हमारी लाइबिलिटी है, नहीं है हमारी लाइबिलिटी, वो माइनस कर दो। ठीक है, और कंटिजेंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं अदर देन अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, अदर देन अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसको माइनस नहीं करते, इसको माइनस नहीं करते, इसको माइनस नहीं करते। ठीक है, देखो लाइबिलिटी याद करना थोड़ा आपको मुश्किल भी आ सकता है, पर इजी है। देखो याद करते हैं, क्या माइनस करना है हमको, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स माइनस करना है, और क्या माइनस करना है, कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, कैपिटल और रिजर्व सरप्लस माइनस करना है। ठीक है, कंटिजेंट और अनसर्टेन लाइबिलिटी माइनस करना है। ठीक है, ये माइनस कर लिए, और हमको माइनस करना है प्रोविजन फॉर डिविडेंड विच वॉज डिक्लेयर्ड आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब विच वॉज नॉट डिक्लेयर्ड बिफोर डेट ऑफ ट्रांसफर, है ना। और कंटिजेंट लाइबिलिटी माइनस तो करना है, पर डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ये लाइबिलिटी, इसको माइनस नहीं करते। ठीक है, ओके सर, हम बात करते हैं एफएमवी टू। एफएमवी टू क्या होता है, ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। मुझे बताओ एफएमवी वन समझा क्या, मुझे बताओ एफएमवी वन समझा क्या, एफएम वन क्लियर है क्या, एफएमवी वन क्लियर है क्या, क्लियर है। मतलब क्या किया हमने सर, कुछ नहीं किया हमने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल किए। जिन एसेट्स की वैल्यू नहीं बढ़ती है उनकी बुक वैल्यू, सिंपल। जिनकी बढ़ती है उनकी बढ़ने वाली वैल्यू, उनकी बढ़ने वाली वैल्यू, बढ़ने वाली वैल्यू कौन सी हो गई, ओएमवी ऑफ ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क, एफएमवी ऑफ शेयर सिक्योरिटीज, और एसडीवी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अब एफएमवी टू पढ़ते हैं। देखो कृष्णा बोले सर मेरा सीए क्लियर हो गया, पर फिर भी आपके लेक्चर देख रहा हूँ, स्पेशली आपको थैंक्स बोलने के लिए, योर लेक्चर्स वर रियली हेल्पफुल, थैंक यू बेटा। ठीक है, एफएमवी टू ये क्या बोलता है, ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। एफएमवी टू मतलब बेटा क्या है, जो पैसे मिले फॉर ट्रांसफर प्लस जो एसेट्स मिले ना ट्रांसफर के लिए,
उनकी एफएमवी, ओएमवी, एसडीवी। मतलब कभी-कभी क्या होता है, कंसिडरेशन जो मिलती है ट्रांसफ़र करने के लिए, कंसिडरेशन जो मिलती है ट्रांसफ़र करने के लिए, उसमें पैसे तो मिलते हैं, साथ में आपको मिल गया, चलो हमने आपको, आप स्लम सेल में ट्रांसफ़र कर दो हमको अंडरटेकिंग, हम आपको पैसे देंगे 10 लाख रुपए और हम आपको एक लैंड देंगे। तो कंसिडरेशन कितनी होगी मेरी? 10 लाख तो हो गया कंसिडरेशन पैसे, प्लस लैंड की वैल्यू कितनी होगी? लैंड की एसडीवी। मान लो लैंड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 4 लाख है, तो मेरी कंसिडरेशन कितनी होगी? 14 लाख रुपीज़ हो गई, राइट? मतलब जब हम कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला, आप अंडरटेकिंग दे दो हमको, हम उसके बदले आपको देंगे एक 10 लाख रुपीज़ प्लस एक लैंड। तो हमारा कंसिडरेशन कितना हुआ? हमने कितना दिया उनको पैसा? 10 लाख दिए प्लस 4 लाख का एसडी वाला लैंड दिए, मतलब हमने 14 लाख दिया उनको। मतलब हमने कितना दिया बेटा? 14 लाख दिया उनको, राइट? राइट है क्या? ठीक है। तो बेटा वही करते हैं इसमें, एफएमवी 2 में वही करते हैं। एफएमवी 2 में इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रांसफर, साथ में एफएमवी ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज रिसीव्ड वो ऐड करते हैं। कुछ अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हुई तो एसडीवी ले लेते हैं उसकी, और ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ अदर एसेट रिसीव्ड। ठीक है। फॉर ऑल द अबव एसेट्स वैल्यूएशन डेट इज डेट ऑफ स्लम सेल। फॉर ऑल द अबव एसेट्स वैल्यूएशन डेट इज डेट ऑफ स्लम सेल। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, हम निकालेंगे, हमारा एफएमवी 1 और एफएमवी 2 आ गया, ये समझ गया हमको, एफएमवी 1 एफएमवी 2। अब हम निकालेंगे सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो क्या होता है? नेटवर्थ होता है, वो होता है नेटवर्थ। तो निकाल लो नेटवर्थ ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग। कैसे निकालते हैं सर? टोटल वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड माइनस बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड माइनस बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, यह आता है अपना नेटवर्थ ऑफ यूनिट। सब बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज कैसे देखते हैं सर? जैसे अपन एग्जिट टैक्स में करते थे वैसे ही। सर कैसे? देखो इसमें क्या करते हैं अपन, वही करते हैं, टैक्स की वैल्यू कोई भी नहीं लेते, प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह उसमें नहीं लेते, लाइबिलिटी में कैपिटल वगैरह लाइबिलिटी में नहीं लेते, रिजर्व सरप्लस नहीं लेते, ठीक है, वो सब नहीं लेते, अनसर्टेन कंटीजेंट ये सब नहीं लेते, वैसे ही निकालते हैं इसको। और मोस्टली कभी भी आप जो एफएमवी 1 के लिए एल निकालते हो लाइबिलिटी, और जो नेटवर्थ में निकालते हो, वो मोस्टली सेम आता है, मोस्टली सेम आता है। ठीक है, मोस्टली। अब देखो, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड माइनस बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, ये आता है अपना नेट वर्थ ऑफ द यूनिट। क्या आता है? नेट वर्थ ऑफ द यूनिट। अब सर इसमें टोटल वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर में अपन लेते हैं डेप्रिशिएबल एसेट में डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जो भी डेप्रिशिएबल एसेट रहेंगे उनका हम लेते हैं डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 35 एडी एसेट्स का लेंगे निल, इनका लेंगे निल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का लेंगे निल, और अदर एसेट्स का बुक वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ये डेप्रिशिएबल एसेट डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इसका एडजस्टमेंट बार बार आता है। ठीक है। और सर कोई भी एसेट अगर रिवैल्यूड है ना, कोई भी एसेट रिवैल्यूड है, तो हम रिमूव करेंगे द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, दैट इज टेक द ओरिजिनल वैल्यू विदाउट रिवैल्यूएशन। विदाउट रिवैल्यूएशन वैल्यू लेंगे अपन, क्या करेंगे? विदाउट रिवैल्यूएशन वैल्यू लेंगे। ठीक है, क्लियर है? विदाउट रिवैल्यूएशन वैल्यू लेंगे रिवैल्यूड एसेट्स के लिए। ओके, अब करते हैं सर हम, ये अपना पॉइंट हो गया, इसका अपन क्वेश्चन करते हैं फट से, एकदम जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। कैपिटल गेन के स्लम से क्वेश्चन करते हैं अपन एक। एक मिनट, खुल रहा है, खुल रहा है। अरे खुल क्यों नहीं रहा है? अरे पोपट क्यों करा रहा भाई? खुल जाए यार। हाँ खुल गया था, खुल गया। देखो चलो आ जाओ। ठीक है, मैं सर श्रीराम एंटरप्राइजेज प्रोप्राइटरशिप हैविंग 2 यूनिट्स, यूनिट 1 is transferred on 1/4/2022 by way of slum sale for a total consideration of 14 लाख रुपीज। यूनिट 1 ट्रांसफर हो गई, ठीक है। यूनिट 1 वाज स्टार्टेड इन ईयर 2005-6, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, पर अपने उससे को फर्क पड़ता है? नहीं। द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर दिस ट्रांसफर वर 38,000। ओके, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/23 इज एज अंडर। ठीक है, तो बेटा एक तो आप ये मत भूलना, इसमें एक बात ये है
कि एक्सपेंस ऑन दिस ट्रांसफर ना 38,000 है। तो आप जब ये FMV1 FMV2 निकालोगे और जब नेटवर्थ निकालोगे, उस बीच में ये मत भूल जाना कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से आपको ये माइनस करना है एक्सपेंस ऑन सेल। नहीं तो आप ये भूल जाओगे, ये ऊपर लिखा है ना टेबल के ऊपर, ये भूल जाओगे आप, ये भूलना मत। ठीक है, सिली मिस्टेक हो सकती है ना। देखो अब ये ओन कैपिटल दिया है, रिवोल्यूशन रिजर्व दिया है फॉर यूनिट 1, फॉर बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1, फॉर बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1। बैंक लोन दिया है 70% फॉर यूनिट 1 और ट्रेड क्रेडिटर्स दिया है 25% फॉर यूनिट 1। बिल्डिंग मशीनरी डेटर्स पेटेंट्स दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि कंसिडरेशन में सिर्फ 14 लाख रुपीज़ लिखा है, कंसिडरेशन में सिर्फ 14 लाख लिखा है, कुछ और एसेट दिए हुए हैं नहीं दिए हुए हैं। तो अपना FMV2 तो क्लियर हो गया एकदम, FMV2 तो 14 लाख रुपीज़ हो गया एकदम क्लियरली, FMV2 14 लाख रुपीज़ हो गया। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। सर रिवोल्यूशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1। द SDV ऑन 1/4/22 इज 10 लाख रुपीज़। तो देखो ये जो रिवोल्यूशन रिजर्व है ना, ये बिल्डिंग से क्रिएट हुआ है, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू रिवैल्यूड है 5 लाख से। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है बिल्डिंग की, बुक वैल्यू 13 लाख माइनस 5 लाख, दैट इज 8 लाख वैल्यू है बुक वैल्यू, और SDV क्या है 10 लाख। मुझे बताओ अपन जब FMV1 कैलकुलेट करेंगे, हम जब FMV1 कैलकुलेट करेंगे तो क्या लेंगे बिल्डिंग की, क्या लेंगे, बुक वैल्यू लेंगे क्या कि SDV लेंगे, SDV लेंगे। अपन क्या लेंगे, SDV लेंगे, राइट। सर नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज कंसिडर्ड इन द ट्रांसफर डीड। ओके, पेटेंट वर एक्वायर्ड ऑन 1/7/2020 on which no depreciation has been charged. Compute the capital gain for the AY 23-24। ठीक है, चलो सर पहले अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाल लेते हैं FMV से, FMV1 निकालते हैं। तो सर बिल्डिंग क्या लेंगे अपन, SDV लेंगे सर 10 लाख रुपीज़, बिल्डिंग के SDV लेंगे 10 लाख रुपीज़। बाकी सर मशीनरी की बुक वैल्यू लेंगे, एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ती, बुक वैल्यू, डेटर्स की बुक वैल्यू और पेटेंट्स की बुक वैल्यू। तो 4 लाख 2 लाख 2.5 लाख, 4 लाख 2 लाख 2.5 लाख, ये ऐड कर लो इसमें। ठीक है, यह अपना 18.5 लाख, यह आया अपना 18.5 लाख। ठीक है, लेस करते हैं सर लाइबिलिटीज ऑफ यूनिट 1। लाइबिलिटीज क्या है सर, यूनिट 1 में क्या कैपिटल लाइबिलिटी लेंगे अपन, नहीं। रिजर्व लेंगे, नहीं। अपन लेंगे बैंक लोन और ट्रेड क्रेडिटर्स। बैंक लोन कितने हैं सर, 70% है यूनिट 1 के, मतलब 4 लाख इंटू 70% विच इज़ 2,80,000। और ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हैं सर, 25% 350 के, 25% 350 के, तो 350 25% कितना हो गया बेटा, कितना हो बताओ। मैं कैलकुलेटर, मेरा कैलकुलेटर वीक है बहुत, मैं मैथ्स वीक है बहुत। इंटू 25% कितना, 87,500, 87,500 हो गया। तो 87,500 प्लस 280 अपना हो गया टोटल 367,500। लाइबिलिटी अपनी होगी कितनी, 367,500। तो अपने 1850 किए माइनस के 367,500, तो अपना FMV1 कितना आया बेटा, 1482,500, राइट राइट। और यहाँ पे FMV2 कितना है, 14 लाख। तो हायर ऑफ FMV1 और FMV2 विच एवर इज हायर, कितना 1482,500। ये अपना आ गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ अपन एक्सपेंस ऑन सेल माइनस करेंगे। अब हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नेटवर्थ लेते हैं अपन। नेटवर्थ में जो भी एसेट रिवैल्यूड है, जैसे बिल्डिंग, तो उसकी विदाउट रिवैल्यूशन वैल्यू लेते हैं क्या अपन, उसकी वैल्यू विदाउट रिवैल्यूशन लेते हैं क्या, यस। तो हम बिल्डिंग की लेंगे विदाउट रिवैल्यूशन। सर मशीनरी की 4 लाख वैल्यू दी है, इसका WDV एस, मशीनरी क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट है। WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट दिया है क्या, नहीं। तो हम अज्यूम करेंगे ये जो दिया है ना, यही WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट है, तो यही ले लेंगे अपन, यही ले लेंगे। डेटर्स तो बुक वैल्यू लेंगे, उनकी वैल्यू नहीं बढ़ती, तो डेटर्स लिए बुक वैल्यू लेंगे। और पेटेंट्स में 250, पेटेंट्स डेप्रिशिएबल एसेट है, और उसके बारे में दिया है कि 1720 को एक्वायर किया था, जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है बुक में, बुक में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है। तो हमको WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट निकालनी पड़ेगी क्या, यस, ये हमारा फर्ज है, हम निकालेंगे। तो देखो मशीनरी सेम लिया, डेटर सेम लिया, पेटेंट्स देखते हैं अब। पेटेंट्स 1720 को लिया था अपन ने, तो प्रीवियस ईयर 2021 का लेंगे अपन 25% डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट है 25%। ठीक है, फिर 1421 आ गया, उसमें फिर डेप्रिसिएशन लेंगे अपन फाइनेंशियल ईयर 21-22 का
25%, वाया 46,875, तो अपना 1422 की WDV कितनी 14625, तो हम पेटेंट की वैल्यू लेंगे 14625। ये ट्रिकी पॉइंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 154625 आया, इसमें लेस करेंगे क्रेडिटर्स और बैंक लोन, जो लाइबिलिटी अपनी क्रेडिटर्स और बैंक लोन कितनी होगी टोटल, ये 367,500 माइनस कर देंगे, तो अपना नेटवर्थ कितना आया 1173,125। ये क्या है अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगा दो इसमें, नेटवर्थ 1173,125, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया बेटा 271,375, क्या आया 271,375, ठीक है, ओके। चलो, तो बेटा यहाँ पे अपना स्लम सेल क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आई होप आपको स्लम सेल क्वेश्चन पॉइंट समझ में आएगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन स्लम सेल खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे सर किस में, हम करेंगे ट्रांसफर बिटवीन फर्म एंड पार्टनर, और हम पढ़ेंगे फिर यूलिप, टैक्सेशन ऑफ यूलिप, ठीक है। चलो करें खत्म, करें, क्लियर, एकदम एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है ना, ठीक है, ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ें, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं सर ट्रांसफर बिटवीन फर्म एंड पार्टनर, ट्रांसफर बिटवीन फर्म एंड पार्टनर, ओके। सर अगर पार्टनर मेंबर कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन फर्म को एओपी बीओआई को, तो सर सेक्शन 45(3) में टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, क्योंकि पार्टनर ने ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर ने ट्रांसफर कर दिया किसको, फर्म एओपी बीओआई को एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो सर इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेते हैं, अमाउंट क्रेडिटेड इन द पार्टनर मेंबर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर मेंबर के कैपिटल अकाउंट में जितना अमाउंट आया ना वो लेते हैं अपन इसमें, ठीक है। बट सर फर्म, ये तो नॉर्मल बात है, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें, पर अगर फर्म एओपी बीओआई ने क्या की सर, कैपिटल एसेट या फिर स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर की पार्टनर या मेंबर को, फर्म एओपी बीओआई ने कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड पार्टनर मेंबर को ट्रांसफर की, ठीक है, तो टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ फर्म। अब फर्म के हाथ में टैक्सेबल होता है, ये फर्म के हाथ में टैक्सेबल होता है, कौन सा सर, दो सेक्शन में होता है, सेक्शन 9B में होता है बेटा डिसोल्यूशन और रिकंस्ट्रक्शन दोनों पे, सेक्शन 9B में होता है डिसोल्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन दोनों पे, और 45(4) में होता है इन द केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। अब बेटा फर्म ट्रांसफर कब करती है कैपिटल एसेट, या तो डिसोल्यूशन में या फिर रिकंस्टिट्यूशन पे। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मतलब फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ, फर्म में एक पार्टनर बाहर गया, दो पार्टनर बाहर गए, एक पार्टनर नया आया, ऐसे टाइम पे क्या होता है रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। तो इस टाइम पे या तो ट्रांसफर होता है या फिर होता है डिसोल्यूशन पे, राइट। अब देखो सेक्शन 9 भी दोनों केस में लगता है, डिसोल्यूशन में भी और रिकंस्टिट्यूशन में भी, पर 45(4) सिर्फ रिकंस्टिट्यूशन पे लगता है। मतलब सर इसका मतलब ये है कि रिकंस्टिट्यूशन के केस में 9B और 45(4) दोनों लगेगा, यस। इन केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन बोथ सेक्शंस आर एप्लीकेबल, 9B एंड 45(4), ठीक है। 9B में दोनों चीज़ होती है, कैपिटल एसेट और स्टॉक एंड ट्रेड, और 45(4) में सिर्फ कैपिटल एसेट होता है, ठीक है, ओके। सेक्शन 9B की बात करते हैं। तो शाह बोल रहे सर अपना नवंबर 23 के लिए लाइव बैच आएगा क्या, बेटा नहीं आएगा, रिकॉर्डेड अवेलेबल है अपना, वो ले सकते हो आप कभी भी, ठीक है। बात करें आगे, अब देखो सर हमको ये समझ में आ गया, एक बार मेरे साथ याद करो, ठीक है, कुछ कुछ समझो, अगर देखो यहाँ पे सब नया लग रहा होगा आपको, याद करो मेरे साथ कि 9B कब लगता है सर, दोनों केस में, रिकंस्ट्रक्शन डिसोल्यूशन, और 45(4) सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन पे लगता है, 9B 45(4), 9B 45(4), ठीक है। अब सर 9B क्या होता है अपन देखते हैं। 9B कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिसोल्यूशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना तब लगता है ये, जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एसेट्स, ठीक है। वेयर अ पार्टनर रिसीव्स ऑन डिसोल्यूशन रिकंस्ट्रक्शन कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड, तो फर्म के हाथ में टैक्सेबल होता है, ये फर्म के हाथ में टैक्सेबल होता है, तो फर्म के हाथ पे किस रेट पे टैक्सेबल होता है सर, कैसे टैक्सेबल होता है, कैसे होता है, रेट नहीं सॉरी, किस वे में टैक्सेबल होता है, क्या वैल्यू होती है, तो
अगर कैपिटल एसेट फर्म ने पार्टनर को बांटी डिसोल्यूशन में या फिर रिकंस्टिट्यूशन पे, डिसोल्यूशन में या फिर रिकंस्टिट्यूशन में, तो सेक्शन 9 भी लगता है और टैक्सेबल होता है इन द ईयर इन विच पार्टनर मेंबर रिसीव्स कैपिटल एसेट, पार्टनर मेंबर रिसीव करता है कैपिटल एसेट, ठीक है, ओके। और स्टॉक इन ट्रेड में पीजीयूपी, अगर स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर हुआ अपना, तो पीजीयूपी इनकम होती है फर्म के हाथ में, टैक्सेबल इन द ईयर इन विच पार्टनर मेंबर रिसीव सच स्टॉक। अब ना ये कब दिया उस पर बात नहीं होती, कब दिया उसकी बात नहीं होती, कब इन्हें रिसीव किया ना उस दिन होता है टैक्सेबल, कब रिसीव किया तब होता है टैक्सेबल, ठीक है। वैल्यू क्या लेते हैं इसमें, वैल्यू कुछ नहीं करते, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ रिसीट बाय पार्टनर, जिस दिन पार्टनर ने रिसीट किया ना उस दिन के एफएमवी लेते हैं। अब इनको ट्रिकी करना रहा ना, क्या करेंगे, आपको एफएमवी 2 दिन का देंगे, एफएमवी 2 दिन का देंगे, जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन का और जिस दिन रिसीट हुआ उस दिन का, जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन का और जिस दिन रिसीट हुआ उस दिन का। क्या करना है आपको, जिस दिन रिसीट हुआ उस दिन का लेना है, ध्यान से मेरे से पढ़ो आप, ध्यान देना चाहिए आपको, ठीक है, ओके, ओके सर, यस। अब देखो मेरे साथ, बात सुनो कि सर एक बात बताओ कि हमको 9B में क्या करना है, बस 9B में हमको सिर्फ एक चीज करनी है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ रिसीव बाय पार्टनर, और उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करनी है, ठीक है। तो 9B तो एकदम ईजी है, 9B तो एकदम ईजी है, जिस दिन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ना उस दिन का एफएमवी निकाल लो और कॉस्ट माइनस कर दो। 9B एकदम ईजी है, मेरे साथ बोलो एक बार, बोलो रिपीट करो एक बार, 9B एकदम ईजी है, बोलो 9B एकदम, नहीं बोल नहीं रहे हो तुम, 9B एकदम ईजी है। क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, बोलो कुछ नहीं करना पड़ता, बस हमको जिस दिन रिसीट किया ना पार्टनर ने, जिस हमने दिया डिस्ट्रीब्यूट किए और रिसीव कर लिया उसने, उस दिन का एफएमवी निकालना पड़ता है, उसको हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं, बोलो एफएमवी को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं और कॉस्ट माइनस करते हैं उसमें से, कौन सी कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। 9B याद हो गया, इजी है, ठीक है, इजी। अब सेक्शन 45(4) की बात करते हैं। 45(4) क्या बोलता है, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय फर्म एओपी बीवाई टू पार्टनर मेंबर ऑन रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है ना। अब कैपिटल एसेट अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ऑन रिकंस्टिट्यूशन टू पार्टनर, तो कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ फर्म, इन द हैंड्स ऑफ फर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। कैसे निकालते हैं सर, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन करते हैं अपन, कैपिटल गेन ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। बी क्या होता है, जो हमने पैसा दिया पार्टनर को, वैल्यू ऑफ एनी मनी रिसीव बाय पार्टनर मेंबर फ्रॉम फर्म एओपी बीओआई, ठीक है। सी क्या होता है, एफएमवी ऑफ कैपिटल एसेट रिसीव बाय पार्टनर मेंबर, और डी क्या होता है, पार्टनर मेंबर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, ये माइनस करते हैं। मतलब सुनो सुनो मेरे साथ बोलो एक बार, जो पैसा दिया प्लस जो एसेट दिया माइनस जो उसका कैपिटल बैलेंस था, क्या बोला मैंने, फिर से बोलो, ऐसा लिख लो यहाँ पे, जो पैसा दिया, जो एसेट दिया, प्लस किए इसको, माइनस क्या किए, जो कैपिटल बैलेंस था एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बैलेंस विल नॉट इंक्लूड एनी वैल्यू इंक्रीज ड्यू टू revaluation of any asset L and self generated goodwill or any other asset। ए अगर नेगेटिव आया तो कैपिटल गेन 0 आएगा, और कैपिटल गेन विल ऑलवेज बी टेकन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ 3 एसेट्स, कौन से, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, डेप्रिशिएबल एसेट एंड अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इनमें हमेशा क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। यहाँ पे रूल 8A भी लिखा है, मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी देर, रूल 8A भी, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है सेक्शन 9B और 45(4), इसको सबसे बेस्ट अपन समझ सकते हैं क्वेश्चन के साथ, इसको सबसे बेस्ट अपन समझ सकते हैं क्वेश्चन के साथ, तो हम ना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, हम ना क्वेश्चन करेंगे इसका, ठीक है। इसी क्वेश्चन के लिए अपन ने May 22 के आरटीपी का ना हमने ये लेके आए केस सिनेरियो, May 22 आरटीपी केस सिनेरियो लेके आए, ठीक है, ओके। इसको इस साल के हिसाब से कॉल सॉल्व किया अपन ने, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं फट से, ठीक है। मुझे देखो और 15 से 20 मिनट लगेंगे बेटा, अपन अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर यूलिप देखेंगे, यूलिप का क्वेश्चन करेंगे फटफट, ठीक है। तो अपना ये चैप्टर बहुत मेजरली खत्म हो जाएगा, ओके ओके, 20 मिनट और लगेंगे, तो फटफट कर लेते हैं।
कर ले? यस। सर तुम नहीं बोलोगे तो भी करूँगा मैं, नहीं बोलोगे तो भी करूँगा ही मैं, तो कर ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये मेनली इसमें क्लास ये कैपिटल गेन में ये एग्जाम्पल रिवाइज तो करना है। देखो जो अपने नॉर्मल क्वेश्चन थे ना, जो शुरू के क्वेश्चन है, उसके सारे पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं ऑलरेडी, जब पढ़ा रहा हूँ तो थ्योरी के साथ ले लिए मैंने सारे पॉइंट्स। ये वाले जो पॉइंट्स कॉन्सेप्ट्स है, इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो केस नंबर 1, मिस्टर प्रेम इज अ पार्टनर इन 2 फर्म्स, एक्सन कंपनी मुंबई एंड वायन कंपनी दिल्ली, ठीक है। 2 फर्म पार्टनर है, एक्सन कंपनी वायन कंपनी। एक्सन कंपनी हैज 4 पार्टनर्स इंक्लूडिंग प्रेम हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 4 पार्टनर है। मिस्टर प्रेम रिजाइन फ्रॉम एक्सन कंपनी ऑन 1/4/22, ठीक है। ऑन द सेट डेट द कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर स्टूड एट 32 lakhs। इन ऑर्डर टू सेटल द ड्यूज ऑफ मिस्टर प्रेम, सबके पार्टनर के बैलेंस क्या है? 32 lakhs। In order to settle the dues of the Mr. Prem, the firm revalues its land for the first time since purchase. The valuer also values self-generated goodwill at 70 lakh rupees. The firm has the following capital assets whose details are as follows: land at Pune, land at Nagpur, Mumbai और goodwill, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसकी, और यहाँ पे वैल्यू दी है एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट। अप्रैल 22 में एक्सन कंपनी ने लैंड एट नागपुर दी एंड 15 लाख मनी दी मिस्टर प्रेम को सेटल करने के लिए हिज कैपिटल बैलेंस, ठीक है। अब देखो द फर्म वायन कंपनी डिसॉल्व्ड ऑन 1/3/23 एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स लैंड एट चंडीगढ़, मोहाली एंड गुड़गांव द सेम डेट टू इट्स 3 पार्टनर्स। 3 पार्टनर को ना डिसॉल्व हो गई, ठीक है। मुझे बताओ जहाँ पे ये वाला रिकॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे रिजाइन किया पार्टनर ने एक्सन कंपनी, ये है रिकॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ दोनों चीज लग जाएगी। जहाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ दोनों चीज लग जाएगी। क्या क्या? 9B45(4), 9B45(4) दोनों चीज लगेगी। जहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ वहाँ पे 2 चीज लगेगी। यहाँ पे सिर्फ डिसोल्यूशन हुआ है, यहाँ क्या लगेगा? 9B। अंदर से आवाज आना चाहिए, सिर्फ डिसोल्यूशन में सिर्फ 9B लगेगा, डिसोल्यूशन में सिर्फ 9B लगेगा, ठीक है। तो द फर्म वायन कंपनी dissolved on 1/3/2023 9B and distributed its land at Chandigarh, Mohali and Gurgaon on the same date to its 3 partners Prem, Akshay and Arav, who are sharing profit and losses equally. The particulars of these lands are given here under. तीनों लैंड उनने क्या कर दिए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। अब देखो एडिशन में प्रेम, अक्षय और उसको पैसे भी दिए गए। हमको 9B में पैसे का मतलब है कुछ क्या? नहीं। हमको 9B में क्या बात करते हैं? हम जो एसेट दिए ना उसकी बात करते हैं सिर्फ। 9B में जो पैसे दिए उसकी बात नहीं करते, सिर्फ एसेट की बात करते हैं, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करना चालू करते हैं इसको, ठीक है। सर हाय सर, नोटिफिकेशन ऑफ योर लाइव हैज पाइप्ड अप हियर टू से थैंक यू, क्लियर ग्रुप 2 नवंबर एंड गॉट एग्जाम्शन ऑन द बेसिस ऑफ योर रिविजन लेक्चर, थैंक्स फॉर योर एनर्जी एंड एफर्ट्स। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, ठीक है। देखो पुराने स्टूडेंट्स आते हैं ना, ऐसे बोलने तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही एकदम अच्छी फीलिंग आती है। तुम भी अब सीए बन जाओगे, अब मैं नेक्स्ट टाइम रिवीजन लेक्चर लूँगा तो आना, तुम भी बोलने आओगे ना? पक्का? ओके, ठीक है। अब सुनो, अब सर इसमें क्या है ना, अब देखो एक बार कि सर सेक्शन 9B करेंगे हम, सेक्शन 9B करेंगे पहले सबसे। सेक्शन 9B दोनों में लगता है, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी डिसोल्यूशन में भी, डिसोल्यूशन में भी। पहले डिसोल्यूशन का निकालते हैं, ठीक है। हमने ये 3 एसेट्स दे दिए, 3 एसेट्स का यहाँ पे एफएमवी दिया है। हमने क्या बात किए थे कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एफएमवी ले लो, चुपचाप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एफएमवी ले लो। 62 लाख, 59 लाख, 70 लाख। बेटा जो सॉल्यूशन है ना इसका, ये सॉल्यूशन मैं आज टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। सॉल्यूशन मैंने लिखा हूँ पूरा इसका, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आज, ठीक है। चिंता मत करो, सबको मिल जाएगा। तो 62 लाख, 59 लाख, 70 लाख, ये क्या है इनका? ये एफएमवी है, तो ये हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। अब सर इसका कॉस्ट दिया है अपने को, तो कॉस्ट निकाल लो। अब कॉस्ट पुराना है, इसको क्या कर लो? इंडेक्स कर लो, ठीक है। देखो ये है 11-12 का, ये है 15-16 का, और ये है 10-11 का, ठीक है। मैं निकालू सबका वो कितना कितना है, देखो 184, 167 और 254, ठीक है। देखो 184, 254 और 167, ठीक है। तो 18.4 लाख कॉस्ट है, डिवाइड बाय 184 इंटू 331 इस बार का वो इंडेक्सेशन। 33 पॉइंट बना गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें 15.24
डिवाइड बाय 254 इंटू 331 कितना आ गया 19.86। और सर ये 70 लाख है एफ एम बी इसमें एफ यू सी 16.7 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 16.7 लाख अपॉन 167 इंटू 331 ठीक है 33.1 19.6 86 और 33.1 कितना हो गया 86.06 86.06। तो सर 191 क्या हो गया इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तीनों एसेट को मिला के और तीनों एसेट को मिला के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया 86.06 ठीक है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने से अपना 104.94 ये क्या आ गया बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 9B ठीक है ये आ गया। तो एक्सन कंपनी के हाथ में अपना आ गया कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 9B में ठीक है। तो यार 104.94 निकाले सॉरी वायन कंपनी के हाथ में है ना वायन कंपनी के हाथ में ये वायन कंपनी ना ठीक है। ये आ गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये अपना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राइट ओके। अब देखो अब सर सेक्शन 9B के बारे में बात कर इसमें एक्सन कंपनी के बारे में बात करते हैं एक्सन कंपनी के बारे में एक्सएन कंपनी के बारे में बात करते हैं ठीक है। तो सर एक्सन कंपनी ने क्या बेचा है सर उसने सिर्फ लैंडेड नागपुर दिया है उसने सिर्फ लैंडेड नागपुर दिया है ना लैंडेड नागपुर और कुछ दिया है क्या नहीं और पैसे दिया है पैसे की बात हम 9B में करते हैं क्या हम 9B में पैसे की बात नहीं करते हम 9B में पैसे की बात नहीं करते सर हमने सिर्फ एसेट दिया उसका हम क्या करेंगे एफएमवी लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन निकालेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कैपिटल गेन निकाल लेंगे। तो आ जाओ एक्सन कंपनी में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है सर 45 लाख एफएमवी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25.4 लाख दी है ठीक है। और उस साल का इंडेक्सेशन 254 दिया है इजी रखने के लिए ठीक है 25.4 लाख डिवाइड बाय 254 इंटू 331 कितना है 33.1 लाख। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है बेटा 11.9 लाख ठीक है 11.9 लाख। तो इसमें टैक्स कितना लगा सर देखो यहाँ पर टैक्स लगा सर 104.94 में 20% 112 में प्लस 12% सरचार्ज है ना प्लस 4% सेस ओके 24 44 683 और यहाँ पे कितना लगा सर 20% LTCG 112 में 20% टैक्स प्लस 4% सेस 247,520 टैक्स आ गया इसमें टैक्स आ गया ठीक है डन ओके। अब देखो अब सर एक्सन कंपनी और वायन कंपनी में 9B तो निकाल लिया अपन ने 9B निकाल लिए ठीक है। अब निकालते हैं 45.4 अब ये वायन कंपनी की बात खत्म हो गई क्योंकि सिर्फ डिसोल्यूशन था वायन कंपनी में सिर्फ डिसोल्यूशन था बात खत्म हो गई छोड़ दो इसको छोड़ दो खत्म हो गया वायन कंपनी। अब बात आती है एक्सन कंपनी में अब इसमें हमको क्या करना है सर रिकंस्टिट्यूशन भी करना है सर रिकंस्टिट्यूशन में क्या निकालना है सर हमको ना एक्सन कंपनी में 45.4 में भी टैक्स निकालना है। अब मुझे बताओ कि 45.4 में क्या करते हैं अपन 45.4 में करते हैं सर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी करते हैं। सर बी मतलब क्या होता है जो हमने पैसा दिया हमने कितना पैसा दिया उसको 15 लाख रुपीस हमने कितना पैसा दिया 15 लाख रुपीस ठीक है सर हमने 15 लाख रुपीस लिख दिए यहाँ पे। सी में क्या होता है जो एसेट दिया उसकी एफएमवी हमने लैंडेड नागपुर दिया नागपुर का लैंड दिया कितने में 45 लाख की एफएमवी उसकी वो ऐड कर दो 15 प्लस 45 लाख माइनस क्या करते हैं हम माइनस डी करते हैं माइनस डी। अब डी निकालना है डी डी क्या होता है सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सर यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है कितना 32 लाख पर इसमें एडजस्टमेंट होगा कुछ क्या एडजस्टमेंट होगा बताओ यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा ठीक है। अब क्या होगा बात करते हैं अब मेरी बात ध्यान से 2 मिनट सुनना एकदम अच्छे से मेरी बात ध्यान से सुनना ठीक है ठीक है ओके। अब ना बेटा हमने क्या किए ना हमने क्या किए कि
प्रेम को हमने लैंड एट नागपुर दिए, लैंड एट नागपुर और पैसे दिए, ठीक है। मुझे बताओ कि हमने लैंड एट नागपुर कितने में लिए थे? 25.4 लाख में। फर्म ने लैंड एट नागपुर 25.4 लाख में ली थी, और अभी इसको हमने दिए जब उसकी वैल्यू कितनी है? 45 लाख है। मुझे बताओ, कहीं ना कहीं हमको प्रेम को, एकदम ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं हमको प्रेम को 60 लाख रुपीस देने थे, हमको प्रेम को 60 लाख रुपीस देने थे। हमने बोले भाई तू काम कर, ये लैंड रख ले और 15 लाख कैश रख ले। 60 लाख रुपीस देने थे ना उसको, हमने लैंड दिया उसको और ये कैश दे दिए। कितने लाख रुपीस? 15 लाख रुपीस। ये बोले तेरे 60 लाख हो गए। वो बोलेगा भाई ये लैंड तो अपन ने 25.4 लाख में लिए है, ये लैंड तो 25.4 लाख में लिया है, तू कैसे बोल रहा है इसको? ये टोटल 60 लाख कैसे हुआ? हम क्या बोलेंगे पार्टनर्स, भाई इसकी वैल्यू अभी लैंड की जो है ना वो 45 लाख है, अभी जो वैल्यू, करंट वैल्यू, तो 45 लाख का लैंड, 45 लाख का लैंड और 15 लाख कैश, 60 लाख तो मिल गए हाथ में। तो वो क्या बोलेगा, ठीक है रख लेता हूँ, पर पर सर मैंने, अपन ने, फर्म ने, पूरे ने इसको लिए थे 25.4 लाख में इस लैंड को, और तुम पूरी फर्म, अपनी फर्म लाइबिलिटी ख़त्म करने के लिए फर्म को मेरे को 45 लाख रुपीस देने हैं, इसके अलावा कैश के अलावा 45 लाख रुपीस देने हैं। तो तुम मुझे ये चिपका रहे हो, ये टिका रहे हो तुम मुझे, 25.4 लाख का लैंड तुम मुझे 45 लाख में दे रहे हो, तो फर्म का तो 19.6 लाख का फायदा है ना इसमें। फर्म का फायदा हुआ कि नहीं? ये फर्म ने 25 लाख में ली थी, अब इसकी वैल्यू 45 लाख है, तो फर्म ये अपनी 45 लाख की लाइबिलिटी इससे खत्म कर रही है, लैंड से देके। तो फर्म का फायदा है ना, और ये फायदा सब में बंटना चाहिए, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। मतलब सर देखो, फर्म को फायदा हुआ, इधर आओ, फर्म को, प्रेम को 60 लाख रुपीस देने थे, पेबल थे, फर्म ने 15 लाख कैश दी, ये 15 लाख कैश रख, ठीक है, रख 15 लाख कैश। इसके अलावा तेरे को हम 45 लाख का लैंड दे रहे हैं, लैंड 45 लाख का दे रहे हैं। तो फर्म ने जो 45 लाख का टिकाई लैंड उसको दे दी, उसको ले रख, वो फर्म ने ली 25.4 लाख में, तो फर्म को 19.6 लाख का फायदा हुआ, बुक प्रॉफिट, फर्म को फायदा हुआ इसका, ठीक है। पर सर ये जब फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट की ना, तो फायदा तो हुआ, फायदा तो हुआ, पर ना हमको ना डिस्ट्रीब्यूट करने में ना सर ये सेक्शन 9B में टैक्स भी लग गया, ठीक है, हमको इसमें टैक्स भी लग गया सर। कितना टैक्स लग गया? 247,520, इतना टैक्स लग गया, इतना टैक्स लग गया, ठीक है, डाल दो वो भी, ठीक है। तो ये फ़ायदा इतना हुआ, पर 247,520 का टैक्स लग गया, तो एक्चुअल फ़ायदा कितना हुआ? 1712,480 का। एक्चुअल फ़ायदा कितना हुआ? 1712,480 का। तो ये पूरी फर्म का फ़ायदा है, ये पूरी फर्म का फ़ायदा है, तो ये पूरी फर्म का फ़ायदा है, तो पूरे पार्टनर से बटेगा, तो चारों पार्टनर से बांट दो, ये डिवाइड बाय 4 कर दो, तो 428 120 ये चारों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझे क्या बेटा? समझे क्या बेटा? समझे क्या? समझे? यस यस, इजी इजी इजी। मतलब हमने क्या किया सर, हमने ना, हमारी लाइब्रेरी 45 लाख की थी, तो हमने हमारा जो 25.4 लाख का लैंड था ना वो दे दिया उसको, तो ये हमारा फायदा हुआ इसमें, ये हमारा बुक प्रॉफिट हुआ, ये बुक प्रॉफिट हुआ। ये करने के लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूट किया हमने लैंड, तो हमको कैपिटल गेन लग गया 9B में, कैप गेन लग गया 9B में, तो माइनस किए, तो फायदा नेट कितना हुआ? 1712,480। अब इसको सब पार्टनर से बांट दो, चारों पार्टनर में, चारों पार्टनर में बांट दो, बांट दिया हमने, तो 32 लाख माइनस, अरे 32 लाख प्लस 428,120, तुम्हारा बैलेंस कितना हो गया अभी? 36,28,120। कितना हो गया? 36,28,120, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे करते हैं,
ठीक है, ओके। तो अब हम माइनस करेंगे बी प्लस सी माइनस डी, बी प्लस सी माइनस डी करेंगे तो अपना कैपिटल गेन आएगा वायन कंपनी का 454 में 2371,880, 2371,880। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा बेटा मैं, ठीक है, तो वहाँ पे और अच्छे से क्लियर कर दूंगा तुम लोग को। ठीक है, बाकी ये चीज़ तो तुमको याद करनी है कि ऐसा ऐसा होता है भैया। ठीक है, चलो 2371,880 हो गया। इस तरीके से आप कोई भी नहीं समझाएगा, कोई भी नहीं समझाएगा इस तरीके से जो मैं समझा रहा हूँ ना, जो लॉजिकली समझा रहा हूँ वैसा कोई भी नहीं समझाएगा। ठीक है, अब 2371,880 ये क्या है सर, ये कैपिटल गेन हो गया 454 में। अब सर इसमें से ना हमको ये पता करना है सर कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, शॉर्ट टर्म कितना है। अभी कैपिटल गेन किसका है ये बताओ, मतलब सर ये जो कैपिटल गेन हुआ अपने को, ये कैपिटल गेन जो हुआ ये पूरी फर्म का कैपिटल गेन है, पूरी फर्म की वैल्यू बढ़ गई ना, पूरी फर्म की वैल्यू बढ़ी, तभी तो अपने 60 लाख रुपए देने आ रहा है उसको। तुम सोचो, तुम दिमाग लगाओ, दिमाग एकदम दिमाग से सोचो, मेरी तरफ देखो। अगर अपने को उसको उसका 60 लाख रुपीज़ देने का आ रहा है, तभी अपने उसको लैंड और ये दिए, लैंड और 15 लाख कैश दिए, तो फर्म के बाकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, तभी तो अपन 60 लाख रुपए दे रहे हैं उसको। फर्म के सब सब वैल्यू बढ़ गई है, फर्म की जितने एसेट्स लिए थे अपन, लैंड वैंड लिए थे, सबकी वैल्यू बढ़ गई है, तो अपन क्या बोल रहे हैं, इसलिए तेरे को 60 लाख रुपए दे रहे हैं हम, इसलिए तेरे को 60 लाख रुपए दे रहे हैं, इसीलिए तेरे को 60 लाख रुपीज़ दे रहे हैं, 60 लाख इसलिए दे रहे हैं तेरे को क्योंकि फर्म के पूरे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है। तो जो कैपिटल गेन हुआ है फर्म को, जो कैपिटल गेन हुआ है ये पूरे एसेट्स में बटना चाहिए, बचे हुए एसेट्स में, ये बचे हुए एसेट्स में बटना चाहिए क्या, यस, ये बचे हुए एसेट्स में बटना चाहिए, ये कैपिटल गेन, ये बचे हुए एसेट्स का कैपिटल गेन है, ये बचे हुए एसेट्स का कैपिटल गेन है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो रिमेनिंग एसेट्स में। ठीक है, अब बोलोगे सर काय में डिस्ट्रीब्यूट करें, कॉस्ट में तो करेंगे नहीं, तुम बोलोगे सर एफएमवी में करते हैं, तुम बोलोगे एफएमवी में करते हैं, मैं क्या बोलूँगा कि आईसीआई है, ये आईसीआई को सीधा सीधा पसंद नहीं है, आईसीआई को सीधा सीधा पसंद नहीं है। आईसीआई ने क्या बोला कि सर देखो बाकी एसेट्स की वैल्यू बड़ी है, इसलिए अपन ने उसको 60 लाख रुपीज़ दिए हैं, राइट राइट, तो इससे अपने को कैपिटल गेन आया है, इससे अपने को कैपिटल गेन आया है, राइट राइट। तो सर एक काम करो ना, जिस एसेट की वैल्यू जितनी बड़ी है, जिस एसेट की वैल्यू जितनी बड़ी है उतना आप कैपिटल गेन बांट दो, उस रेशो में बांटो कैपिटल गेन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है रिमेनिंग एसेट्स में इन द रेशियो ऑफ चेंज इन फेयर वैल्यू, इन द रेशियो ऑफ चेंज इन फेयर वैल्यू, मतलब इन द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ड्यू टू एफएमवी, मतलब 15 लाख 50 माइनस 15 लाख 35 लाख, ये तो चला गया लैंड नागपुर, ये खत्म हो गया। ठीक है सर, 250 माइनस 88 लाख 162 लाख, और गुडविल 70 लाख माइनस जीरो कितना 70 लाख। तो इस रेशो में बांटो आप कैपिटल गेन को, इस रेशो में बांटो, ठीक है, तो बांट देते हैं, आ जाओ देखो कितना कैपिटल गेन हुआ आप सर अपना 2371,880, 2371,880 इसको हम बांटते हैं इस रेशो में, तो 2371,880 35:162:17 में बटेगा, तो ये इस रेशो में बांट दो, लैंडेड पुणे पे, लैंडेड मुंबई और गुडविल में। अब बताओ जो पुणे और मुंबई का लैंड है वो तो पुराना लैंड है, इस पे जो कैपिटल गेन बटा ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1750,039 का। और सर जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वो आया कैपिटल गेन, ये होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि हमने बात किए थे कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। ठीक है, ओके ओके सर, ओके। अब देखो, अब ये जो कैपिटल गेन है ये बाकी सब एसेट्स में बढ़ गया, और ये कैपिटल गेन लग गया हमको भी, ये कैपिटल गेन लग गया हमको भी, अभी टैक्स हो गया, ये अभी टैक्स हो गया ना, अभी टैक्स लगाएंगे इस पे। मुझे बताओ अगर ये बाकी एसेट्स पे लग गया इतना तक कैपिटल गेन और हमने इस पे टैक्स लगा दिए अभी, तो आगे चल के बाकी एसेट्स अपन जब बेचेंगे, आगे चल के बाकी एसेट्स जब बेचेंगे अपन,
तो इतना कैपिटल गेन क्या कर देंगे उसमें से, माइनस कर देंगे। इतना कैपिटल गेन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इतना कैपिटल गेन माइनस कर देंगे। ठीक है। तो इफ सोल्ड एट फ्यूचर डेट पुणे मुंबई सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है। मान लो अपन ने पुणे का लैंड 70 लाख में बेचे, मुंबई का लैंड 280 लाख में बेचे, ठीक है, और 90 लाख में गुडविल बेचे। तो जो ये रहेगा ना अपना, क्या बोलते हैं, जो अभी अपन ने अपोर्शन किए हैं जितना, उतना अपन उसमें से माइनस कर देंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से। तो अपना क्या आएगा, देखो, एक्चुअल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या आएगा, एक्चुअल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है। और अगर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अज्यूम इतनी है अपन ने, अज्यूम इतनी है 40 लाख 120 लाख ऐसा, तो देखो इतना आ जाएगा अपना आंसर। और गुडविल की हमेशा जीरो रहेगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है। देखो अभी मैं ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज करा रहा हूँ एक बार पूरा। ठीक है। ये क्वेश्चन अपना खत्म हो गया, ये क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ, जल्दी सुनो क्या किया अपन ने। पहले अपन ने क्या किया सर, पहले कुछ नहीं किए, हमने बोले डिसोल्यूशन हुआ है, रिकंस्टिट्यूशन हुआ है। हमको क्या आता है, 9B आता है। 9B में क्या करते हैं, 9B में जो एसेट बांटे ना अपन ने, उसका एफएमबी निकाल लो, उसका एफएमबी निकाल लो, खत्म करो। एफएमबी ले लो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और उसमें से कॉस्ट माइनस कर दो। ठीक है। वो किया अपन ने पहले अपन ने किया वायन कंपनी के लिए, निकाल के रख दिए। फिर हमने किया एक्सन कंपनी के लिए। ठीक है, ओके सर। वायन कंपनी में टैक्स लग गया इतना, LTC 112 20 + 12 + 4, और एक्सन कंपनी में भी लग गया 20 + 4%। ठीक है, डन डन, ओके सर। अब सर हमने क्या किया, सुनना, ध्यान से सुनना। फिर हमने ना 45(4) पे टैक्स निकाले। कैसे निकालते हैं वो, A = B + C - D, A = B + C - D। ठीक है। B + C तो पता था, जो पैसे दिए, एसेट दिए। D क्या था, D हमको 32 लाख पता था। फिर हमने क्या किया, हमने बोले कि 15 लाख और 45 लाख का एसेट दिया अपन ने उसको, मतलब हमने क्या किया उसको, हमने 25.4 लाख का एसेट 45 लाख में दे दिया उसको। तो 45 लाख माइनस 25.4 लाख आया अपना 19.6 लाख। इतना फ़ायदा हुआ हमको। पर ये फ़ायदा करने के चक्कर में हमको इतना क्या हो गया, कैपिटल गेन लग गया। तो एक्चुअल फ़ायदा हुआ 17,12,480, और ये फ़ायदा हमने बांट दिया पूरी फर्म में, चारों पार्टनर में। ये फ़ायदा हमने पूरी फर्म में चारों पार्टनर में बांट दिया। ठीक है। और ये अपना 428 120 आया, ये अपन ने कैपिटल में ऐड कर दिया। तो अपना 36 28 120 क्या आ गया, डी की वैल्यू आ गई। अब ये B + C - D आ गया 23 71 880, यह आया कैपिटल गेन 45(4) में। अब इसको बांटेंगे बचे हुए एसेट्स में। बचे हुए एसेट्स में कैसे बांटेंगे, इन द रेशियो ऑफ चेंज इंक्रीज इन वैल्यू ड्यू टू एफएमबी, इन द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ड्यू टू एफएमबी। ठीक है। तो अपन ने इन द रेशियो में बांट दिया इसको, उसी रेशियो में बांट दिए। और आगे चल के क्या करेंगे, आगे चल के ये जो वैल्यू आई ना बेटा, ये वैल्यू अभी कैपिटल गेन की बांट दी अपन ने एसेट्स को, अपोर्शन कर दिए। अब आगे चल के जब ये एसेट्स बेचेंगे ना अपन, तो ये ऑलरेडी अपोर्शन कैपिटल गेन माइनस कर देंगे उसमें से, और इन दोनों का होगा लॉन्ग टर्म और गुडविल का होगा शॉर्ट टर्म। ठीक है, ओके, डन है, यस यस। तो बेटा आई होप आपको समझ में नहीं आया ना, 2 बार भी रिवाइंड करके देख लो इसको, पक्का समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, ओके, चलो 4549 भी खत्म हो गया अपना। अब हम यूलिप करेंगे जल्दी से, यूलिप खत्म होने वाला है बस अपना। यूलिप बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, प्यारा कंसेप्ट है यूलिप। ठीक है। नेहा बोले सर रिवीजन के अंदर भी रिवीजन, हेड्स ऑफ। अरे देखो वो कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए अपन ने किए। और अपना रिवीजन जो है, ये बाकी टीचर से सबसे अलग क्यों है, क्योंकि हम रिवीजन में क्वेश्चंस भी कर रहे हैं साथ में, और क्वेश्चन इस क्लैरिटी से कोई कराता नहीं है। ठीक है। और हम हमेशा ही ऐसे करते हैं, पिछली बार भी हमने ऐसे किया था, इस बार भी ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है। तो ये ज़रूरी है क्वेश्चंस करना, क्योंकि रिवीजन तो आप खुद भी कर सकते हो बहुत बार चीज़ें, बट ये चीज़ें कोई पढ़ाता नहीं रिवीजन में आपको क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ वो। ठीक है। चलो सर, टैक्सेशन ऑफ यूलिप पढ़ते हैं। यूलिप में क्या होता है सर, यूलिप में सबसे पहले एक बात समझो, यूलिप टैक्सेबल होता है एज इक्विटी ओरिएंटेड फंड अंडर सेक्शन 112A, जिसमें टैक्स लगता है 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। ठीक है, ओके सर। 2 सिचुएशन है इसमें, बिफोर 1 to 21, ऑन और आफ्टर 1 to 21, बिफोर 1 to 21 और ऑन और आफ्टर 1 to 21। देखो
कंडीशंस टू चेक फॉर एग्जाम्शन, कंडीशंस टू चेक फॉर एग्जाम्शन क्या है सर? पहले अपन क्या देखते थे सर? पहले अपन देखते थे प्रीमियम अप टू 10, 15, 20% ऑफ सम अश्योर्ड है क्या? याद है यूलिप में क्या देखते थे अपन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कि अगर देखो, मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखना, तुमने पढ़ा होना चाहिए पहले अगर रिविजन कर रहे हो ये चीज़ का, तो 1/4/13 के पहले अगर है, मतलब 31/3/12 के पहले अगर है, 1/4/2003 से 31/3/12 अपन क्या देखते थे कि प्रीमियम अप टू 20% ऑफ सम अश्योर्ड है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद 1/4/12 से 1/4/13 में क्या हुआ, 10% देखते थे, अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है आपका अगर एक साल का प्रीमियम, तो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मेच्योरिटी एग्जाम्प्ट है, ठीक है। और 1/4/13 के बाद क्या हो गया है, 10% नॉर्मल केस में कि आपकी अगर जो प्रीमियम है हर साल का प्रीमियम, इफ़ इट इज़ अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड, तो क्या होता है, एग्जाम्प्ट है। इन केस ऑफ नॉर्मल पीपल, इन केस ऑफ दिव्यांग पीपल, इफ़ इट इज़ अप टू 15% ऑफ सम अश्योर्ड तो भी चलता है, तो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। ये बात ध्यान है। ये अपन 1 to 21 के पहले सिर्फ इतना देखते थे अपन, ठीक है। अब ऑन और आफ्टर 1 to 21 क्या देखेंगे अपन? ऑन और आफ्टर 1 to 21 अपने को दो चीज़ देखना है एग्जाम्शन के लिए। प्रीमियम होना चाहिए अप टू 2.5 लाख एंड प्रीमियम अप टू 10 और 15% ऑफ सम अश्योर्ड भी होना चाहिए। प्रीमियम होना चाहिए अप टू 2.5 लाख और अप टू 10 और 15% ऑफ सम अश्योर्ड भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो इन केस ऑफ सिंगल यूलिप ऑन और आफ्टर इशूड ऑन और आफ्टर 1 to 21, अगर सर प्रीमियम पेड ऑन सच पॉलिसी इज अप टू 2.5 लाख, तो क्या होगा, मेच्योरिटी एग्जाम्प्ट होगी, मेच्योरिटी एग्जाम्प्ट होगी अगर अप टू 2.5 लाख है तो, ठीक है। अगर प्रीमियम पेड ऑन सच पॉलिसी इज ग्रेटर देन 2.5 लाख तो मेच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी, ओके। मल्टीपल यूलिप्स की बात करते हैं, मल्टीपल यूलिप्स की इशूड ऑन और आफ्टर 1 to 21, the ULIPs in respect of which aggregate premium is up to 2.5 lakh, those ULIPs maturity will be exempt under section 1010D. Other ULIPs maturity will be taxable. मतलब जिसकी मेच्योरिटी मतलब जो अगर एक से ज़्यादा यूलिप है तो जिन यूलिप्स का अप टू 2.5 लाख है ना वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर वाले टैक्सेबल हो जाएंगे। कैसे कैसे, इधर देखो, इधर देखो, आ जाओ एक बार। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, ठीक है। अभी सर ये 3 यूलिप है आपके पास, ठीक है, 3 यूलिप है, तीनों में देखो अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। 10 लाख 1 लाख है प्रीमियम पेड, 15 लाख में 1.5 लाख है और 20 लाख में 2 लाख है, अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है, ठीक है। अब सर यहाँ पे अपने को देखना है 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख। अब एग्जाम्प्ट कौन सी पॉलिसीज होगी, अप टू 2.5 लाख तक जितना प्रीमियम जिसका है वो वाली एग्जाम्प्ट हो जाएगी और बाकी टैक्सेबल हो जाएगी। तो ए और बी एग्जाम्प्ट करा लेंगे अपन और सी टैक्सेबल कर देंगे, या फिर सी को एग्जाम्प्ट करा लो, ए और बी को टैक्सेबल कर दो। ये ऑप्शन अपने पास, या तो ए और बी को करा लो या तो सी को करा लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए, बी और सी कितना है इसमें प्रीमियम पेड, 1 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। ऑप्शन क्या है, या तो आप 1 और 1.5 लाख इसको मिला के एग्जाम कर लो ए और बी को, या फिर आप बी और सी को कर लो, या फिर आप ए और सी को भी कर सकते हो। अप टू 2.5 लाख एग्जाम हो जाएगा, अप टू 2.5 लाख एग्जाम हो जाएगा, उसके ऊपर की बची हुई पॉलिसी टैक्सेबल हो जाएगी। जो अप टू 1.5 लाख है उसको एग्जाम कर लो और उसके ऊपर की बची हुई पॉलिसी को टैक्सेबल कर लो, ठीक है, ठीक है, डन है, ओके। सर मान लो, सर देखो ए बी सी डी कितना है इसमें सर, 1 लाख, 1.2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। या तो आप ए और बी को कर लो या सिर्फ सी को कर लो, ठीक है, डी हमेशा टैक्सेबल होने वाला है, डन। सी ई एफ क्या ऑप्शन है, या तो सी और ई को कर लो या सिर्फ एफ को कर लो। अप टू 2.5 लाख जो है उसको एग्जाम कर लो, बची टैक्सेबल कर लो। अब जब ऐसे सिचुएशन आती है ना तो अपन क्या देखते हैं, मैच्योरिटी पे ज़्यादा टैक्स किस पे आने वाला है, जिस पे ज़्यादा टैक्स आने वाला है उसको हम एग्जाम्प्ट कर लेते हैं, जिस पे ज़्यादा टैक्स आने वाला है उसको हम एग्जाम्प्ट कर लेते हैं, राइट, ओके। सर अब देखना इधर,
सेक्शन 45(1)(b) कैसे निकालते हैं अपन? वेर एनी पर्सन रिसीव्स एनी अमाउंट अंडर यूलिप विच इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(d) देन एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम सच अमाउंट शैल बी टैक्सेबल एज कैपिटल गेन। ठीक है, रूल 8(a)(d) क्या बोलता है? a माइनस बी इज टैक्सेबल एज कैपिटल गेन। a माइनस बी इज टैक्सेबल एज कैपिटल गेन। क्या होता है a माइनस बी? जो पैसा मिला माइनस जो पैसा दिया, सिंपल सी बात। जो पैसा मिला माइनस जो पैसा दिया, मतलब एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम पॉलिसी रिसीव्ड, एनी अमाउंट फ्रॉम पॉलिसी रिसीव्ड माइनस प्रीमियम पेड टिल नाउ। ठीक है, ओके। ये क्या होता है सर? जो पैसा मिला माइनस जो पैसा दिया। सी माइनस डी क्या होता है सर? सी माइनस डी सर, जैसे क्या होता है, कभी कभी ना आपको 2 इंस्टॉलमेंट में वो पैसा मिलता है मैच्योरिटी प्रोसीड्स का। पहले मिल गया आपको 5 ईयर्स बाद 15 लाख मिल गया, तब तक आपने मान लो 10 लाख प्रीमियम पे किया है, तो टैक्सेबल कितना होगा? 15 माइनस 10 लाख, 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। सब बाद में फिर से आपको 20 लाख मिला, और तब तक आपने फिर से बचे हुए 5 साल में और कितना प्रीमियम पे कर दियो? 10 लाख और पे कियो, तो फिर बचा हुआ 10 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो पैसे मिले माइनस जो पैसा दिया, ओके, और सी माइनस डी क्या होता है? जो पैसा बाद में मिला माइनस जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया। ठीक है, डन, डन है। ठीक है, इजी, एकदम इजी बात है। कभी कभी 2 इंस्टॉलमेंट मिलता है तो ऐसे करते हैं, उसमें जो बाद में मिला ना उसको माइनस करते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया उसको माइनस करते हैं। ठीक है, अरे एके जी सर आए क्या? हेलो एके जी सर, क्या हाल चाल? ठीक है, तो देखो अभी हम क्या करेंगे कि अब इसका क्वेश्चन करेंगे यूलिप का। ठीक है, यूलिप क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं इसका। अच्छा बेटा, अपन ने 45(4)(9)(b) में ना यहाँ पे पूरा लिख के रखा है, ये रूल 8(a)(b) जो इंक्रीज ड्यू टू एफएमवी में अपन बांटते हैं ना, वो लिख के रखा है। प्लस यहाँ पे ना पूरी अपन ने जो अपन ने अभी किए ना, क्या बोलते हैं, प्रोसेस फॉलो, वो लिख दिए। देखो जैसे डिसोल्यूशन में क्या करते हैं अपन? कैलकुलेट कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 9(b)। रिकंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? पहले 9(b) में कैलकुलेट करो कैपिटल गेन, फिर कैलकुलेट करो बुक प्रॉफिट लेस टैक्स, फिर डिवाइड करो पार्टनर्स में, फिर कैलकुलेट करो पार्टनर्स कैपिटल डी, फिर निकालो ए प्लस ए इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। ठीक है, फिर ए क्या होता है? ये एट्रीब्यूट होता है रिमेनिंग कैपिटल एसेट में। फिर एलटीसीजी और एसटीसी निकलता है आर कैलकुलेटेड इन द रेशियो ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ड्यू टू एफएमवी, है ना। और रिमेनिंग एसेट सेल करते टाइम हम जो एट्रीब्यूट किए हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसको माइनस कर देते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से। जो अपन ने सॉल्व किए हैं वो अपन यहाँ पे लिख दिए पूरा, जो अपन ने सॉल्व किया वो लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं इसका जल्दी से और चलते हैं अपन घर। इजी क्वेश्चन है इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो करते हैं। ठीक है, लेट्स डू दिस। अब देखो मेरी बात सुनो, अब क्या बोल रहे हैं सर? मिस्टर मनोज एजेड 45 years is a resident Indian who has the following life insurance policies, some of which are ULIPs. The details of such policies are given here under. ठीक है, A B C D E F, C D E F क्या है बेटा? यूलिप है। C D E F यूलिप है। A और B क्या है? A और B नॉर्मल पॉलिसीज है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब A और B लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, तो क्या इसमें आपको 2.5 लाख वाली चीज देखनी है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको 10% वाली चीज देखनी है। यहाँ पे अगर अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है कोई दिक्कत नहीं, फिर एग्जेम्प्ट। ठीक है, ओके। CDEF क्या है? यूलिप वाली चीज है, यूलिप वाली। इसमें क्या करना है सर? यूलिप वाली चीज में यहाँ पे 10% तो देखना ही देखना है, साथ में 2.5 लाख भी देखना है। 10% देखना है, साथ में 2.5 लाख भी देखना है। ठीक है, चलो अब ना इसमें ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023 मिस्टर मनोज हैज अर्न डिविडेंड इनकम ऑफ 12 लाख फ्रॉम शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹5 lakhs. Okay, sir. On sale of land, he deposited ₹1.5 lakh in National Pension Scheme of Government. Mr. Manoj does not opt for Section 115 BAC. ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर। पहले हमको बताना है कि सर which are the life insurance policies excluding ULIPs in respect of which Mr. Manoj would be eligible for exemption under Section 10(10)(d) in respect of maturity proceeds, and what is the quantum of deduction which would be available under Section 80C in respect of premium paid on such policies for AY 23-24. Assume that Mr. Manoj does not have any ULIPs
ओनली फॉर द पर्पज ऑफ आंसरिंग दिस एमसीक्यू। मतलब हमको ये एज्यूम करना है कि अभी यूलिप है ही नहीं अपने पास, सिर्फ ये दो पॉलिसीज है, इसमें से किसकी मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होगी ये बताना है हमको। तो देखो ये यूलिप नहीं है, ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसमें हम क्या बात करेंगे, अगर इसका प्रीमियम पेड अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है तो इसकी मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है, अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एनुअल प्रीमियम है 50,000 और 6 लाख सम अश्योर्ड है, इसका 10% कितना होता है सर, 60,000, इसका 10% होता है 60,000। तो क्या अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका सम अश्योर्ड कितना है 350, इनका 10% कितना होता है 350 का, 10% होता है सर 35,000। इसका प्रीमियम पेड कितना है सर 40,000। क्या इसकी मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होगी, नहीं, इसकी मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर इसका जो प्रीमियम पेड है अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड नहीं है, इसका प्रीमियम पेड अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड नहीं है, राइट। ठीक है, अब सर आवाज निकलना बंद हो गई, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। अब सुनो, अब सुनो, ठीक है, तो बेटा अब एक बात ध्यान रखना कि सेक्शन 80C में जो हमको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का रिडक्शन मिलता है, हमको जो 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का रिडक्शन मिलता है वो अप टू 10% ही मिलता है, अप टू 10% ही मिलता है। तो मुझे बताओ कि सर यहाँ पे हमारी सिर्फ पॉलिसी ए एग्जाम्प्ट हुई, यहाँ पे हमारी सिर्फ पॉलिसी ए एग्जाम्प्ट हुई, राइट। तो पॉलिसी ए एग्जाम्प्ट कर लो, पॉलिसी ए एग्जाम्प्ट हुई, ओनली ए। और सर 80C में रिडक्शन कितना मिलेगा, तो यहां पे किया अपन ने 50,000, वो पूरा मिल जाएगा, पर यहां जो 40,000 पे किया क्या वो मिलेगा, नहीं। कितना मिलेगा, अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड मिलेगा। तो सर यहां पे 35,000 मिलेगा, 35,000 मिलेगा यहां पे। तो 50 प्लस 35,000 कितना होता है 85,000, 50 प्लस 35,000 होता है 85,000। तो देखो 80 में मिला अपने को 85,000, ये आंसर है। ठीक है, ओके सर। अब क्वेश्चन 2 बोलता है विच आर द यूलिप्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिस्टर मनोज वुड बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010D इन रिस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिटी प्रोसीड्स, चूज द ऑप्शन मोस्ट बेनिफिशियल टू मिस्टर मनोज। अब यूलिप्स से बताना है अपने को कि कौन सी एग्जेम्प्ट होगी। अब देखो पहले देखते हैं अपन कौन सी कब कब इशू हुई है। ये हुई है 1/2/21 को, ये हुई है 1/1/21 को, ये 1/3/21 को, ये 1/4/21 को। तो देखो सी, ई और एफ में क्या क्या देखना है अपने को, ये 1/2/21 के बाद इशू हुई है, तो इसमें बोथ कंडीशन देखनी है, 10% 15% वाली भी। 15% नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि डिसेबल्ड कोई है नहीं, ठीक है, सिर्फ 10% आएगा। तो यहाँ पर 10% भी देखना है, साथ में 2.5 लाख भी देखना है, साथ में 2.5 लाख भी देखना है, राइट। और डी में क्या देखना है, सिर्फ डी में 1/1/21 को इशू हुई है, यहाँ पे सिर्फ 10% देखना है। डी की बात करते हैं, सर प्रीमियम कितना है सर 3 लाख, सम अश्योर्ड कितना है 30 लाख, अप टू 10% है क्या, अप टू 10% है क्या, हाँ, तो ये तो एग्जाम्प्ट हो गई, डी तो एग्जाम्प्ट हो गई। ठीक है, अब अपने पास ऑप्शन है सी, ई और एफ में से, अपने पास ऑप्शन है सी, ई और एफ में से। अब सी, ई और एफ में क्या एग्जाम्प्ट करेंगे, तो ज्यादा बेनिफिशियल जो होगा, मैंने क्या बात की थी आपसे कि मैच्योरिटी में ज्यादा अमाउंट जिसमें टैक्सेबल होगा वो हम एग्जाम्प्ट करा लेंगे, वो हम एग्जाम्प्ट करा लेंगे। ठीक है, तो देखो ऑप्शन क्या क्या है अपने पास, सी, ई और एफ, प्रीमियम कितना है 1 लाख, 140 और 250। या तो अपन सी और ई को एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, या तो अपन एफ को कर सकते हैं, क्योंकि अप टू 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है ना, तो या तो सी और ई को कर सकते हैं या तो एफ को कर सकते हैं, राइट, राइट। तो बेटा बताओ कि हम सी और ई को करेंगे या एफ को करेंगे। देखो हमको निकालना पड़ेगा इसके लिए कि मैच्योरिटी में कितना कितना अमाउंट टैक्सेबल हो रहा है। तो देखो मैच्योरिटी में कंसिडरेशन कितना मिल रहा है, यहां मिल रहा है 11 लाख रुपीज, यहां मिल रहा है 11 लाख रुपीज, ठीक है। और यहां 1 लाख प्रीमियम हर साल पे हो रहा है 31/1/2030 तक, 1/2/21 से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 9 ईयर्स का प्रीमियम पे हो रहा है, 9 ईयर्स का, 1 लाख इंटू 9, 9 लाख माइनस कर लेंगे, 2 लाख बचेगा। ठीक है सर, ई में देखो 140 पे हो रहा है 1/3/21 से 28/2/2030 तक, 9 ईयर्स का, 140 इंटू 9 1260। मैं जो सम मिल रहा है ना, सम जो मिल रहा है कंसिडरेशन उसमें से माइनस कर लेंगे,
कितना है 440। सम अश्योर्ड में से माइनस मत करना, जो पैसा मिल रहा है उससे माइनस करना। 10% के लिए सम अश्योर्ड देखेंगे और माइनस करने के लिए जो पैसा मिल रहा है उससे माइनस करेंगे। यहाँ मिल रहा है 28 लाख और यहाँ 2.5 लाख पर ईयर प्रीमियम है 9 ईयर्स के लिए, तो 22.5 लाख, तो कितना हो गया 5,50,000। अब देखो अगर हम ये मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल हो रहा है, इसमें 550, इसमें 440, इसमें 2 लाख। अगर हम इसको एफ को एग्जाम्प्ट कर लेते हैं तो मैच्योरिटी में टैक्सेबल कितना होगा 2 लाख प्लस 440 दैट इज 640 टैक्सेबल होगा। और हम अगर सी और ई को एग्जाम्प्ट कर लेते हैं तो मैच्योरिटी में टैक्सेबल होगा सिर्फ 550। तो बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या है कि अपन सी और ई को एग्जाम्प्ट कर ले, सी और ई को, तो सिर्फ 550 टैक्सेबल होगा अपना सिर्फ 550 टैक्सेबल होगा। राइट राइट, ओके ओके है क्या? यस। तो देखो बेटा अपन क्या करो कि डी तो पहले ही एग्जाम्प्ट है, डी तो पहले एग्जाम्प्ट है, सी और ई को भी एग्जाम्प्ट करा लो। ठीक है, अब अगर सब अपन ने ऐसा किए तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा उसके हाथ में? ठीक है, तो 550 आएगा, तो ये आंसर है नेक्स्ट 550। ठीक है, और मिस्टर मनोज की टैक्स लायबिलिटी निकालना है, तो बेटा तुम निकालना है। यहाँ पे मैं एग्जांपल तुमको आंसर दे दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LIP निकाले अपन ने, ठीक है, और टैक्स लायबिलिटी निकाल लिया इसकी। ठीक है, ये मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा, बहुत ईजी पार्ट है, जो यूलिप का मेन पार्ट था मैंने सॉल्व करा दिया। ठीक है, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जब मेच्योरिटी अपन देते हैं तो अपन TDS काटते हैं कितना 5% पे, तो अभी उसको 120 इस साल पे कर रहे हैं अपन, यहाँ देखो 120 पे कर रहे हैं इस साल उसको। 4 लाख का उसका मेच्योरिटी प्रोसीड्स है और उसने प्रीमियम 6 साल में 40 इंटू 6 240 दिया है, नहीं सॉरी 7 साल में 40 इंटू 7 280 दिया है, तो 280 माइनस कर लेंगे, 120 बचा, इसका 5% 6000 इसका TDS आएगा। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आपका यूलिप भी खत्म हो गया बेटा, यहाँ पे यूलिप भी खत्म हो गया, यूलिप भी यहाँ पे खत्म हो गया, अपना कैपिटल गेन में सब कुछ खत्म हो गया। एक सेक्शन 47 बचा हुआ है, बस एक सेक्शन 47 बचा हुआ है। अब 47 मैंने